हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यूरो डिसऑर्डर में लास्ट डिसीज के बारे में। इन डिसीज का संबंध जो होता है वो ब्रेन से होता है। चलिए इस डिसीज के बारे में हम लोग जो बात करते हैं, अल्जाइमर डिसीज, जिसको हिंदी में हम लोग जो है भूलने की बीमारी कहते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करते हैं। अल्जाइमर डिसीज इज ए प्रोग्रेसिव। अल्जाइमर जो डिसीज यानी जो बीमारी होती है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इरिवर्सिबल न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर। यहाँ न्यूरो डीजनरेटिव का मतलब होता है जब अल्जाइमर डिसीज होती है तो इसमें जो ब्रेन का जो नर्व सेल होता है वो धीरे धीरे नष्ट होता है यानी कि डैमेज होता है। इरिवर्सिबल का मतलब होता है जब ये बीमारी होती है यानी कि जब इसमें ब्रेन का नर्व जब डैमेज हो जाता है तो इसकी रिपेयरिंग नहीं होती है, यानी ये बीमारी जो होती है वो ठीक नहीं होती। अगर एक बार हो गई तो दोबारा ठीक नहीं हो सकती है। कहने का मतलब है अल्जाइमर बीमारी जो है वो न्यूरो डीजेनरेटिव होती है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अगर ये एक बार हो जाए तो ठीक नहीं होती है। चलिए अब हम जो है आगे बात करते हैं। इट इज मेजर काजेज ऑफ डिमेंशिया। ये डिमेंशिया का प्रमुख कारण होता है। यहाँ डिमेंशिया जो वर्ड है इसका मतलब होता है ये कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब होता है मनोभ्रम की स्थिति, यानी कि जो इच्छा शक्ति है, सोचने की जो क्षमता होती है, जो याददाश्त होती है, इसमें धीरे धीरे जो है क्या हो जाती है वो कमजोर हो जाती है। उसी को हम लोग जो है डिमेंशिया कहते हैं। और डिमेंशिया का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो अल्जाइमर डिसीज है। वही ये बात कह रहा है कि इट इज अ मेजर काजेज ऑफ डिमेंशिया, यानी कि डिमेंशिया का सबसे बड़ा कारण होता है अल्जाइमर डिसीज। आगे बात करेंगे। एंड कॉमन अकर इन ओल्ड एज। ये सामान्यतः जो है ओल्ड एज के व्यक्तियों में पाई जाती है। ओल्ड एज यहाँ मतलब होता है ओवर एज ऑफ 65 ईयर, माने ऐसे व्यक्ति जिनकी एज जो है 65 वर्ष से ज्यादा है, उनमें ये डिसीज जो है वो पाई जाती है। आगे, पेशेंट स्लोली लूज देयर मेमोरी। जो पेशेंट होते हैं वो अपना धीरे धीरे जो याददाश्त की जो क्षमता होती है वो खोने लगते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं अल्जाइमर डिसीज। चलिए अब हम बात करते हैं अल्जाइमर डिसीज में इसके टाइप्स के बारे में, यानी ये कितने प्रकार की होती है। अल्जाइमर डिसीज कैन बी प्राइमरली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। अल्जाइमर डिसीज को हम लोग जो है मुख्यतः दो भागों में जो है बांटते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एज एट विच द डिसीज बिगिन। यानी कि हम इसको जो है एज के आधार पे बांटते हैं और किस एज पर हो रही है। कहने का मतलब होता है कि अल्जाइमर डिसीज को हम लोग जो है एज के आधार पर और किस एज में हो रही है उसके आधार पर इसको जो है दो भागों में जो है बांटते हैं। अगर हम इसके फर्स्ट टाइप के बारे में बात करें, अर्ली वंसेट अल्जाइमर डिसीज, जिसको हम लोग जो है यंग वंसेट अल्जाइमर डिसीज के नाम से भी जानते हैं। इसका जो परसेंटेज केस होता है 10 से 15% इसका केस होता है। तो यहाँ अर्ली वंसेट का मतलब होता है, अर्ली का मतलब होता है पहले और वंसेट का मतलब होता है शुरू होती है। अल्जाइमर ये डिसीज है, यानी यह डिसीज जो होती है पहले शुरू होती है। और हम इस वर्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की एज, इस लाइन से अगर किसी व्यक्ति की एज 30 to 60 ईयर है, यानी कि अगर ये व्यक्ति जो है 30 साल के बाद और 60 साल के पहले इस डिसीज से जो है पीड़ित होता है तो हम उसको अर्ली वंसेट अल्जाइमर डिसीज या यंग वंसेट अल्जाइमर डिसीज के नाम से जानते हैं। इसमें बात करेंगे दिस टाइप, माने ये जो प्रकार होता है अकर इन पीपल, जब पीपल में इस टाइप का जो प्रकार पाया जाता है अल्जाइमर का एज 30 to 60, यानी कि 30 साल के बाद और 60 साल के पहले जो होता है पीपल जो लोग होते हैं इस डिसीज से प्रभावित होते हैं, पाए जाते हैं। तो इसको हम लोग जो अर्ली वंसेट अल्जाइमर डिसीज कहते हैं। इट इज क्विट रेयर, ये बहुत ही रेयर केस में होता है। एंड ऑफ्टन लिंक टू स्पेसिफिक जेनेटिक फैक्टर ऑफ फैमिली हिस्ट्री। ऑफ्टन यहाँ प्रायः लिंक्ड माने संबंध होता है, स्पेसिफिक मतलब खास जेनेटिक फैक्टर से, यानी इसका जो संबंध होता है खास जेनेटिक फैक्टर्स होता है, यानी कि जब जीन में म्यूटेशन होता है तभी ये जो है अर्ली वंसेट अल्जाइमर डिसीज जो है पाई जाती है, ये जो प्रकार है। और फैमिली हिस्ट्री, या अगर उस व्यक्ति के फैमिली हिस्ट्री यानी उसके फैमिली मेंबर में या उसके माता पिता किसी अगर जो है ये डिसीज हुई होगी जेनेटिक्स के कारण तो उसको भी होने की संभावना जो है वो प्रबल रहती है।
अब हम जो है सेकंड टाइप के बारे में बात करते हैं, लेट वनसेट अल्जाइमर डिसीज। यानी लेट वनसेट का मतलब यहाँ होता है, यहाँ लेट का मतलब होता है बाद में, वनसेट का मतलब होता है शुरू होती है, अल्जाइमर डिसीज यानी ये अल्जाइमर डिसीज जो होती है लेट में शुरू होती है। कब? यानी कि जब व्यक्ति का एज जो है 65 जो है क्रॉस हो जाता है, जब अगर ये डिसीज स्टार्ट होती है तो हम उसको जो है लेट वनसेट अल्जाइमर डिसीज कहते हैं। 85 टू 90 मतलब ये 85 से जो है 90% केस में यही टाइप होता है अल्जाइमर के। दिस इज द मोस्ट कॉमन, ये सबसे सामान्य प्रकार है। फॉर्म ऑफ द डिसीज, ये डिसीज का सबसे सामान्य प्रकार होता है। यूजुअली मतलब प्रायः अफेक्टिंग प्रभावित पीपुल एज 65 एंड ओल्डर। इसमें प्रायः जो व्यक्ति होता है वो 65 वर्ष के बाद ही प्रभावित होता है एंड ओल्डर या उससे ज्यादा हो। और बात करेंगे इसमें लाइफ स्टाइल एंड इन्वायरमेंट फैक्टर, इसमें जो होता है लाइफ स्टाइल और इन्वायरमेंट फैक्टर जो है इन्वॉल्व होते हैं इस प्रकार के डिसीज में। तो अब हम बात करेंगे अल्जाइमर डिसीज के इटियोलॉजी के बारे में। यहाँ इटियोलॉजी वर्ड्स का मतलब होता है स्टडी फैक्टर काजिंग डिसीज। हम ऐसे फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं जिनसे जो डिसीज का कारण बनता है, उसी को हम लोग जो है इटियोलॉजी कहते हैं। इसमें बात करेंगे बायोलॉजिकल काजेज, यानी बायोलॉजिकल कारण में एम्लॉयड प्रोटीन, टाउ टेंगल प्रोटीन, यही सबसे मुख्य होते हैं। इन्हीं की वजह से सबसे जो है अल्जाइमर डिसीज की जो शुरुआत होती है। हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, यहाँ पर देखेंगे पैथोजेनेसिस में। तो नेक्स्ट की अगर हम इटियोलॉजी फैक्टर में बात करें, जेनेटिक फैक्टर और एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल होता है उसकी जो है डिफिशियंसी हो जाती है। और एज, हाई बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हेड इंजरी, इन्वायरमेंट में आता है स्मोकिंग, टोबैको और मेटल पॉइजनिंग। ये जो होते हैं इटियोलॉजी यानी ये फैक्टर होते हैं जिनसे जो डिसीज का कारण बनते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अल्जाइमर डिसीज में इसके पैथोजेनेसिस के बारे में। यहाँ पैथोजेनेसिस वर्ड का मतलब होता है रोग जनन की प्रक्रिया, यानी कि रोग की शुरुआत जो है वो कैसे होती है, हम इसके बारे में बात करेंगे। पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर, कुछ पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जैसे जेनेटिक, हेड इंजरी और बायोलॉजिकल फैक्टर। इनसे जो होता है वो रोग की शुरुआत होती है। कैसे होती है हम यहाँ बात करेंगे। जो बायोलॉजिकल जो फैक्टर होते हैं वह एम्लाइड और जो है टाउ प्रोटीन, इनकी वजह से जो होता है यही प्राइमरी कारण बनते हैं अल्जाइमर डिसीज का। और इन्हीं के पैथोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे कि कैसे इनके कारण जो होता है अल्जाइमर डिसीज की जो है शुरुआत होती है। देखेंगे एम्लॉयड प्लाक फॉर्मेशन, इसमें बात करेंगे द एक्यूमुलेशन ऑफ एम्लॉयड बीटा प्रोटीन इन ब्रेन। जब बीटा प्रोटीन जो होती है ब्रेन में जो होती है, जो एम्लॉयड बीटा प्रोटीन जो होती है जब ब्रेन में एक्यूमुलेशन होने लगता है, उसका जमा होने लगता है, इज कंसीडर माने माना जाता है द अर्लीस्ट साइन ऑफ अल्जाइमर डिसीज। जो अल्जाइमर जो डिसीज होती है उसकी जो शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो उसी की वजह से माना जाता है कि एम्लाइड बीटा प्रोटीन के एक्यूमुलेशन की वजह से हो रही है। तो कैसे होता है बात करेंगे इसमें। आवर ब्रेन, जो हमारा ब्रेन होता है, कंटेन ए प्रोटीन कॉल्ड एपीपी, जिसको एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन्स कहते हैं। ये प्रोटीन जो होती है वो हमारे ब्रेन का जो है वो भाग होती है, या कह सकते हैं कि ये प्रोटीन हमारे ब्रेन में पाई जाती है। व्हेन, जब सर्टेन एंजाइम कट दिस प्रोटीन, जब कुछ एंजाइम जो होती है इस प्रोटीन को कट कर देती है यानी काट देती हैं इनकरेक्टली यानी अनियमित तरीके से, तो क्या होता है इट क्रिएट फ्रेगमेंट। तब ये जो होता है एक फ्रेगमेंट यानी टुकड़ों का जो है निर्माण करता है ऑफ एम्लॉयड बीटा, जिसको हम लोग जो एम्लॉयड बीटा कहते हैं। दीज फ्रेगमेंट माने ये फ्रेगमेंट जो टुकड़े होते हैं एम्लॉयड बीटा के स्टिकी टुगेदर टू फॉर्म क्लैंप। स्टिकी माने चिपचिपे होते हैं, टुगेदर माने साथ साथ आते हैं, टू फॉर्म माने निर्माण करते हैं क्लैंप का, जिसको हम लोग जो प्लाक कहते हैं। माने ये फ्रेगमेंट जो होते हैं एम्लॉयड बीटा प्रोटीन्स के टुकड़े जो होते हैं आपस में चिपकते हैं और एक क्लैंप यानी कि प्लाक का जो है निर्माण करते हैं। दीज क्लैंप गेट स्टक इन द एम्प्टी स्पेस बिटवीन न्यूरॉन्स। ये जो क्लैंप होते हैं जो दो न्यूरॉन्स के बीच जो खाली जगह होती है वहां आकर ये फंस जाते हैं। ये देख रहे हैं
ये 2 न्यूरॉन्स होता है, हमें जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है वो नर्व सेल से मिलकर बना होता है। हमने यहाँ पर नर्व सेल को जो है डायग्राम बनाया है। ये जो 2 नर्व सेल दिख रहे हैं इनके बीच जो है खाली जगह होता है जिसको हम लोग सिनेप्स कहते हैं और यहीं पर जो है एम्यलोइड बीटा जो प्रोटीन होती है उसका एक्युमुलेशन होने लगता है। जब इसका यहाँ पर एक्युमुलेशन हो जाएगा तो क्या होगा? तो दीज क्लैंप ब्लॉक द सिग्नल बिटवीन सेल न्यूरॉन। तो ये जो ब्लॉक होता है एम्यलोइड बीटा प्रोटीन्स का, ये सिग्नल को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। यानी कि हम जानते हैं कि एक न्यूरॉन से सिग्नल दूसरे न्यूरॉन तक जाता है इसी सिनेप्स की वजह से। तो यहीं पर जो है उस प्रोटीन का एक्युमुलेशन हो जाता है, सिग्नल जो होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक नहीं जा पाएगा। जब नहीं जा पाएगा तो क्या होगा? विच लीड जो आगे क्या करता है? टू द वीकिंग ऑफ मेमोरी, जिसके कारण आगे जो होता है वो मेमोरी जो होती है वीक होने लगती है। यानी याददाश्त की क्षम जो याददाश्त होती है, जो पावर होती है याददाश्त की, वो धीरे-धीरे कम होने लगती है। चलिए अब दूसरे प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं। ये कैसे जो है अल्जाइमर डिसीज़ को जो है अल्जाइमर डिसीज़ की जो रोग होता है उसको शुरू कैसे करती है? तो टाउ प्रोटीन एंड टैंगल, इसमें बात करेंगे इनसाइड न्यूरॉन। न्यूरॉन्स के अंदर ये हमारी जो नर्व सेल होती है एक देयर आर ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। ये जो आप नर्व सेल देख रहे हैं इसके अंदर जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूट्रिएंट्स जो न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है। इसी के अंदर होता है नर्व सेल के अंदर एक ट्यूब विच आर सपोर्टेड बाय टाउ प्रोटीन, जो टाउ प्रोटीन के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। यानी कि नर्व सेल के अंदर एक नलिका पाई जाती है, ये नलिका सीधी रहे, इसका सपोर्ट कौन करती है? टाउ प्रोटीन। आगे क्या होता है? इन दिस डिसीज, यानी डिसीज की कंडीशन में, कौन डिसीज? क्योंकि एमाइलोइड प्रोटीन से तो अल्जाइमर डिसीज हो चुकी है, इसीलिए कह रहा है कि इन दिस डिसीज, यानी डिसीज की कंडीशन में द टाउ प्रोटीन बिकम डिफेक्टिव। जो टाउ प्रोटीन होती है वो डिफेक्टिव होती है, यानी उसके काम करने की जो क्षमता होती है सपोर्ट करने की वो डिफेक्टिव यानी कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है। एंड गेट टेंगल, और टेंगल का निर्माण करती है। आगे क्या होता है? जिसको हम लोग ट्विस्टेड कहते हैं। ट्विस्टेड का मतलब होता है गुच्छा, यानी कि ये टाउ जो प्रोटीन होती है इसके अंदर गुच्छे का निर्माण कर देती है नर्व सेल के अंदर। बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि यह द सेल स्टॉप गेटिंग इट फूड एंड वाटर एंड डाई। क्योंकि यह जो टाउ प्रोटीन होती है ये मदद हाँ, द सेल स्टॉप गेटिंग इट फूड एंड वाटर एंड डाई। क्योंकि जब ये टाउ प्रोटीन का गुच्छा बन जाएगा तो यहाँ जो होता है न्यूट्रिशन और वाटर की सप्लाई नहीं हो पाएगी नर्व सेल को, और नर्व सेल जो होती है वो क्या हो जाएगी? डाई हो जाएगी, यानी कि मर जाएगी। तो इस तरीके से अल्जाइमर डिसीज की जो है शुरुआत होती है। हम इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं डायग्राम के सहायता से। ये है ब्रेन। हम जानते हैं ब्रेन बड़ा हिस्सा होता है, तो उसके कुछ पार्ट, उसका एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस कैंपस, जो नई यादें जो है वहां पर बनती हैं। ये किसी कारणवश जो है डैमेज हो जाए, कारण क्या? यही कारण है, इनकी वजह से जब ये डैमेज होता है हम जानते हैं कि ये जो हमारा ब्रेन होता है वो नर्व सेल से बना होता है, हम इसलिए हमने यहाँ पर नर्व सेल बनाया है। जब ये डैमेज हो जाए, कैसे डैमेज हो जाता है? ये जो हम नर्व सेल देख रहे हैं या यहाँ पर जो है एम्यलॉइड प्लाक का फॉर्मेशन हो जाए, जिसको एम्यलॉइड प्रोटीन्स का बीटा प्रोटीन्स कहते हैं, यहाँ पे उसका एक्यूमुलेशन हो जाए तो सिग्नल नहीं जा पाएगा। तो इसके साथ साथ एम्यलॉइड बीटा प्रोटीन और एक भी एक काम करती है। क्या करती है? ये ट्रिगर करती है। ट्रिगर का मतलब होता है दूसरी प्रक्रिया को स्टार्ट करती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? टाउ प्रोटीन। इसी टाउ प्रोटीन को जो ट्रिगर कर देती है। कब? ये टेंगल, जब ये ट्रिगर करेगी टाउ प्रोटीन को तो एक टेंगल बना लेगी। टेंगल का मतलब ट्विस्ट, ट्विस्ट का मतलब होता है गुच्छा। जब इसके अंदर ये गुच्छा बना लेगी नर्व सेल के अंदर, हम जानते हैं क्योंकि नर्व सेल के अंदर एक ट्यूब पाई जाती है जो न्यूट्रिशन वाटर की जो है सप्लाई करती है। जब गुच्छा बन जाएगा तो इसको न्यूट्रिशन और वाटर की सप्लाई नहीं हो पाएगी तो नर्व सेल क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी, मर जाएगी। तो इस तरीके से जो है अल्जाइमर डिसीज की जो है शुरुआत होती है। हाँ, तो जान लीजिए कि ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, इनकी वजह से और क्या हो सकता है? इनकी वजह से क्या हो सकता है? हम जानते हैं, ये जो नर्व सेल होती हैं, जब डैमेज हो जाएँगी, तो इन्हीं से तो निकलता है एसिटिलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होता है। ये भी याददाश्त के लिए मदद करता है, ये भी केमिकल।
तो जब ये नष्ट हो जाएँगी, तो ये केमिकल नहीं निकलेगा, तो जिसकी वजह से एसिटिलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर उसकी भी डेफिशिएंसी हो जाएगी और क्या हो जाएगा, ब्रेन में जो है इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेल डेड हो रही हैं, तो ब्रेन इसको ठीक करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, यानी सूजन हो जाएगी और क्या होगा, ब्रेन एट्रोपी। एट्रोपी का मतलब होता है कि ब्रेन की जो सेल होती है, वो उसकी साइज़ कम हो जाएगी। जब भी आप अल्जाइमर डिसीज़ के पेशेंट को एमआरआई या सीटी के स्कैन करवा के देखेंगे, तो वहाँ पर खाली स्थान आपको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन की एट्रोपी हो जाती है, क्योंकि ब्रेन की जो सेल होती है, वो सिकुड़ जाती है। उसी को हम लोग जो कहते हैं ब्रेन एट्रोपी। तो इन्हीं की वजह से ये 3 कंडीशन क्रिएट होती हैं। एक इनके वजह से अल्जाइमर डिसीज़ हो रहा है, लेकिन इनकी वजह से और भी 3 जो है कंडीशन हो जाता है। ये कंडीशन होती है एसिटिलकोलिन डेफिशिएंसी, इन्फ्लेमेशन और ब्रेन एट्रोफी। ये भी जो होती है अल्जाइमर डिसीज़ को और भी खतरनाक कर देती हैं। जिसके कारण जो होता है, व्यक्ति की जो सोचने की क्षमता होती है, जो याददाश्त की जो पावर होती है, वो कमज़ोर हो जाती है। इनकी वजह से तो हो ही रहा था और इसकी वजह से ये तीनों उत्पन्न हो जाते हैं और ये तीनों मिलकर जो होता है, सब अल्जाइमर डिसीज़ को और भी खतरनाक कर देते हैं। आप अभी वीडियो में बने रहिएगा, हम इसी व्हाइट बोर्ड पर जो है अल्जाइमर डिसीज़ के साइन एंड सिम्पटम और इसके कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे अल्जाइमर डिसीज के साइन और सिम्टम्स के बारे में। जब किसी व्यक्ति को अल्जाइमर डिसीज होती है, तो उसमें कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इन्हीं लक्षणों के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। इसमें जो फर्स्ट लक्षण है, फीलिंग कंफ्यूज, भ्रम का अनुभव होना, मेमोरी लूज, याददाश्त जो होती है वो कमजोर हो जाती है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, जो भाषा यानी कि बातचीत और संवाद में जो है उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट की बात करें, प्रॉब्लम इन परफॉर्मिंग रूटीन टास्क, यानी कि जो रूटीन जो टास्क होते हैं, जो प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं, उसके परफॉर्मेंस में उसको जो है प्रॉब्लम होने लगेगी। जो रूटीन टास्क क्या होते हैं, नहाना, धोना, ब्रश करना, ये सब रूटीन टास्क होते हैं, उनमें ये जो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट की बात करें, बिहेवियर चेंज, यानी कि उसके व्यवहार में जो है बदलाव हो जाएगा। नेक्स्ट, स्लीपिंग डिफिकल्टी, सोने में जो है कठिनाई होने लगेगी। चेंज इन विजन, जो देखने की जो क्षमता होती है उसमें भी बदलाव हो जाएगा। अनकंट्रोल्ड बॉडी फंक्शन, और जो बॉडी के जो फंक्शन होते हैं वो भी अनकंट्रोल हो जाते हैं। तो बॉडी के फंक्शन कौन, चलना फिरना, कूदना, डाइजेशन, सांस लेना, ये सब बॉडी के फंक्शन होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, अनकंट्रोल हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अल्जाइमर डिसीज के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। यहाँ कॉम्प्लिकेशन वर्ड का मतलब होता है जटिलताएं। जब डिसीज जो है वो अनकंट्रोल हो जाए, तब कौन कौन से लक्षण जो है दिखाई पड़ते हैं, उन्हीं लक्षणों के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। देखेंगे अल्जाइमर डिसीज काजेज सेवर, जो अल्जाइमर जो बीमारी होती है के कारण, सेवर मतलब गंभीर फिजिकल एंड मेंटल कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। आगे बात करेंगे एज इट प्रोग्रेस, यानी कि ये जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कहने का मतलब होता है कि अल्जाइमर बीमारी के कारण जो होता है गंभीर फिजिकल और मेंटल कॉम्प्लिकेशन यानी जटिलताएं उत्पन्न हो जाती है। एज इट प्रोग्रेस यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो क्या होता है, फर्स्ट की अगर इसमें बात करें, इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण देखेंगे। निमोनिया इज हाईली कॉमन, जो निमोनिया होता है वो हाईली कॉमन, माने बहुत इसमें कॉमन है। इन लेट स्टेज, यानी कि स्टेज जैसे जैसे आगे बढ़ती है, यानी कि अल्जाइमर डिसीज की स्टेज जैसे जैसे बढ़ती है, यानी कि यहाँ लेट का मतलब होता है जब वो लास्ट स्टेज में होती है, तो निमोनिया होने का चांस जो होता है वो कॉमन रूप से होता है पेशेंट में। आगे बात करें, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और क्या हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट की अगर कॉम्प्लिकेशन में बात करें, फिजिकल इंजरी एंड फॉल, क्या हो सकता है, लूज ऑफ बैलेंस ऑफ्टन रिजल्ट, यानी कि उसका जो बैलेंस हो जाता है, बैलेंस जो होता है पेशेंट का, अल्जाइमर डिसीज के जो पेशेंट होते हैं उनका जो बैलेंस होता है वो लूज हो जाता है। ऑफ्टन प्रायर रिजल्ट इन फॉल, जिसके परिणाम स्वरूप जो होता है वो गिर जाते हैं। लीडिंग आगे क्या हो जाता है, फ्रैक्चर, यानी कि जो टूट फूट की समस्या हो जाएगी, यानी कि हाथ पैर टूट सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी एंड डिहाइड्रेशन, ये हो सकता है। इसमें क्या होगा, ड्यू टू डिफिकल्टी इन स्वेलविंग, यानी कि जब निगलने में जब समस्या हो जाएगी, एंड ईटिंग, निगलने और खाने में जब जो है समस्या होने लगेगी, तो क्या होगा,
इनके कारण जब निगलने और खाने में जब समस्या होगी, इनके कारण जो होता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, जिसके कारण जो है न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी एंड डिहाइड्रेशन अकर। क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी और डिहाइड्रेशन जो है वहाँ अकर मतलब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ स्वेलिंग और निगलने और खाने में जो है समस्या हो रही है, इसके कारण जो होता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी और डिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी में। नेक्स्ट की अगर हम बात करें इमोबिलिटी इश्यू। इमोबिलिटी का मतलब होता है चलने फिरने में प्रॉब्लम। इसमें देखेंगे प्रोलॉन्ग टाइम इन बेड। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक जो है बेड पर रहता है तो ओवर चेयर, कुर्सी पर, कैन लीड आगे क्या हो सकता है प्रेशर सोर्स यानी कि दबाव के कारण जो वहाँ छाले पड़ जाएं, जिसको बेड सोर्स कहते हैं। और क्या हो सकता है कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लड क्लॉट, यानी कि उस व्यक्ति को जो है कब्ज और ब्लड क्लॉट का मतलब थक्का जमने लगेगा बॉडी की जगह जगह, जिसको हम लोग सच एज डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। यानी ऐसे व्यक्तियों को आप देखेंगे बॉडी पर कहीं-कहीं जो है ता ब्लड का थक्का दिखाई देगा नीले-नीले कलर का, उसी को हम लोग जो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें मेंटल एंड बिहेवियर इश्यू में क्या होगा, उस व्यक्ति को डिप्रेशन, तनाव रहेगा, एंजाइटी, चिंता रहेगी आर कॉमन, ये कॉमन रूप से उसमें पाया जाता है। जो अल्जाइमर डिसीज के जो पेशेंट होते हैं, ये बात हो गई जो है कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। चलिए अब हम जो है बात करते हैं अल्जाइमर डिसीज के डायग्नोसिस के बारे में। यहाँ डायग्नोसिस वर्ड का मतलब होता है जांच पड़ताल, यानी हम कैसे पता करेंगे। फर्स्ट सीटी स्कैन के द्वारा, एमआरआई के द्वारा और ब्लड टेस्ट के द्वारा और सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड टेस्ट के द्वारा हम लोग जो है पता करते हैं अल्जाइमर डिसीज को। चलिए अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, यानी उपचार के बारे में। फर्स्ट जो है लाइन है मेडिकेशंस के द्वारा यानी दवाओं के द्वारा। इसमें देखेंगे कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, इसमें इसका एग्जाम्पल होता है, ये मेडिसिन है ग्लैंटामाइन। जो ग्लैंटामाइन्स जो द मेडिसिन होती है ये यूज की जाती है अल्जाइमर डिसीज में। नेक्स्ट है मेमेंटाइन, ये भी एक मेडिसिन है, ये बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन होती है, इफेक्टिव इन ट्रीटिंग। यहाँ हमने एक वर्ड लिखना भूल गया मॉडरेट एंड सेवर ईडी, यानी हल्के और गंभीर जो अल्जाइमर डिसीज होता है इसमें बड़ी ये इफेक्टिव मेडिसिन होती है मेमेंटाइन्स। नेक्स्ट की बात करें इम्यूनोथेरेपी के द्वारा, एग्जाम्पल है आडियोकैनुमैब। ये है, ये जो मेडिसिन होती है डिक्रीज एमलॉइड प्लॉक। हमने पहले ही बताया पैथोजेनेसिस में कि एमलॉइड प्लॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये जो मेडिसिन होती है ये एमलॉइड प्लॉक का जो है जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको क्या करती है कम करने का काम करती है। अब सिम्टम के आधार पर हम जो है ट्रीटमेंट करते हैं एंटी डिप्रेशन मेडिसिन के द्वारा और एंटी एंजाइटी मेडिसिन के द्वारा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले ट्रीटमेंट की लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में क्या है हेल्थी फूड के द्वारा और एक्सरसाइज के द्वारा। नेक्स्ट थेरेपी है थेरेपी के बारे में बात करेंगे। ये है कॉग्निटिव स्टिमुलेशन। ये कॉग्निटिव स्टिमुलेशन एक थेरेपी होती है। इसमें क्या होता है पुरानी यादों पर चर्चा करना। और है दूसरे थेरेपी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इसमें क्या होता है इस थेरेपी में रोजमर्रा के काम खुद करने के तरीके सिखाना। हमने हिंदी में आपको लिखा ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो। इस थेरेपी के द्वारा हम पेशेंट को रोजमर्रा के काम खुद करने के तरीके के बारे में सिखाते हैं। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया अल्जाइमर डिसीज के बारे में। अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ ही एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें।